गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोग हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो। प्यारे बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 6 है प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखक हरिशंकर परसाई के जीवन के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 में वे लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किया। उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। वर्ष 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल पाठक को गुदगुदाया है, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारी चोट भी की है। परसाई जी की भाषा व्यंग्य प्रधान है। वे प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। साहित्यिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते एवं उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ का आरंभ करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, लेखक अपने कमरे में बैठे हैं और उनके सामने प्रेमचंद का एक फ़ोटो टंगा हुआ है, जिसको देखकर वो कल्पना करते हैं और उनके सीधे और सादगीपूर्ण व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो पाठ का आरंभ होता है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, मतलब गाल उनके पिचके हुए हैं। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बताती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बच्चों, बंद किसे कहते हैं? शूज़ को बांधने के लिए जो लेस होते हैं उनको कहा जाता है कि पाँव में कैनवस के जूते हैं और जिनके बंद बेतरतीब यानी तरीके से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से प्रयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। बच्चों, पहले क्या होता था, जो शूज़ को बांधने के लिए जो डोरी होती थी उनके ऊपर एक लोहे की पतरी जैसी लगी होती थी, जिससे हम डोरी लेस को डालने में, छेद में डालने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन क्या होता था, लापरवाही से प्रयोग करो तो वो निकल जाती थी, तब वो डोरी को शूज़ के छेद के अंदर डालने में परेशानी होती थी। उसी का जिक्र किया है कि पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से प्रयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद किसी भी तरह से कस लिए जाते हैं, यानी शूज़ को पैरों में टाइट कर लिया जाता है। अब लेखक कहते हैं कि दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अर्थात वो बाएं पैर का जूता थोड़ा फट गया था और जिसमें से उंगली बाहर निकल रही थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मैं सोचता हूँ, लेखक अपने लिए खुद कहते हैं कि उनकी दृष्टि, उनकी नज़र उस जूते पर अटक गई थी और वो सोच रहे थे कि अगर फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है
तो पहनने की पोशाक कैसी होगी? फिर लेखक खुद ही सोचते हैं, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा ही वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, जब कहीं बाहर चलते हैं या फ़ोटो खिंचाते हैं तो थोड़े कपड़े सही कर लेते हैं, कपड़े सही से पहन लेते हैं। पर लेखक ने उनके सादगीपूर्ण व्यवहार और वेशभूषा को देख के कहा कि इस आदमी में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो खिंचवा लेता है या वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब लेखक कहते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है? जरा सी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? यानी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? फिर लेखक कहता है कि अगर तुम धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो पैरों की उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और दर्द के कहीं गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे ऊपर लाकर निकाल रहे होगे, खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब लेखक कहते हैं, विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, कटाक्ष है। फिर लेखक कहते हैं, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है और किसी के ऊपर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते फ़ोटो। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? फिर वो मन ही मन अनुमान लगाते हैं कि शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ये कितनी दुखद बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को, तुम्हारे चिंतन को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द और ये दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। फिर लेखक कहते, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई करना मतलब दूल्हे को दिखाना, कि कोट पहना, किसी लड़के को दूल्हे के रूप में दिखाना है तो उसको किसी का मांग के कोट पहना दिया और दिखाई कर दी। और मांगे की मोटर से, यानी किसी की गाड़ी मांग ली और उससे बारात निकाल दी। तो लेखक कहते हैं कि अगर तुमको फ़ोटो ही खिंचाना होता है, तुम फ़ोटो का महत्व समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात भी निकाल देते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है। लेखक ने व्यंग किया है, तुमसे जूते नहीं मांगते बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं। इत्र जानते हैं बच्चों, परफ्यूम को कहते हैं। लोग तो परफ्यूम डाल के, सेंट डाल के फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। बच्चों, आज का हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।